एक गांव में बंदा सिंह बहादुर ने बंकर खोदकर मोर्चाबंदी करने का काम शुरू किया और उन्होंने वहां से होकर गुजरने वाली एक बड़ी नहर को तोड़ दिया। कहते हैं कि उनका ये फैसला उनकी हार में निर्णायक साबित हुआ। घेराबंदी लगातार चलती जा रही थी। मुगल सेना की तरफ से एक प्रत्यक्षदर्शी जिसने अपनी आंखों से इन सारी घटनाओं को देखा था बताता है कि मुगल सैनिक अल्लाह से प्रार्थना करने लगे कि बिल्ली कुत्तों के रूप में यहाँ से निकलकर भाग ना जाए, कि उनको अपने घोड़े, खच्चर और यहाँ तक कि जिसे वो मारना वर्जित समझते थे, बैलों तक को मारकर खाना पड़ रहा था। कि उनके अपने साथियों में बगावत के सुर उठने लगे। अब्दस समद खान ने अपना असली रंग दिखाया। बंदियों को दिल्ली लेकर जाने वाला जकरिया खान जब तक उसकी 700 बैलगाड़ियां कटे हुए सिरों से नहीं भर गई कि वो रक्त रंजित कारवां सरहिंद से होकर गुजरा था। दोस्तों, बंदा सिंह को उनके राजशाही के लिए दिखावे का मजाक उड़ाने के लिए सोने की जरीदार पोशाक पहनाई गई। दूसरे सिख योद्धाओं के सिरों पर मजाक उड़ाने वाली टोपियां रखी गई। उनके सिर अपने भालों पर टांगे हुए मुगल सैनिक चल रहे थे। खुशी से अपने धर्म ग्रंथ के पवित्र दोहे और भजन गा रहे थे। तो वो चिल्ला कर कह रहे थे, मार डालो हमें, इस शर्त पर कि वो अपना धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर लें। वो शेर पिंजरे में है जिसकी दहाड़ से बड़े बड़े योद्धा भयभीत हो जाते थे। तो बंदा सिंह का जवाब था, ठीक उसी तरह से महामहिम जिस तरह की मौत आप अपने लिए चाहोगे। इस महान सेनापति और योद्धा के साथ ही खत्म हो गई। पुरजा पुरजा कट मरे तब ना छड़े खेत। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बाबा बंदा सिंह बहादुर की इससे पहले की कहानी को जानने के लिए पिछले 2 वीडियोज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चैनल पर जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। 28 फरवरी 1712 को मुगल बादशाह बहादुर शाह की मौत के तुरंत बाद उनके बेटों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बंदा सिंह के लिए एक अच्छा मौका था जिसको गंवाया नहीं जा सकता था। उन्होंने पहाड़ों से वापस मैदानी इलाकों का रुख किया और दोबारा साडोरा पर कब्जा कर लिया और फिर से सिखों को इकट्ठा होने के फरमान भेजने शुरू कर दिए। उधर बहादुर शाह की मौत के बाद शुरू हुई उत्तराधिकार की लड़ाई को उनके बेटे जहांदर शाह ने जीत लिया। अपने बाकी भाइयों को ठिकाने लगाने के बाद उसने अपना पूरा ध्यान पंजाब के बागियों पर केंद्रित कर दिया। मुगल सेना ने दोबारा से मुखलिसगढ़ और साडोरा को घेर लिया और ये घेरा 8 महीने तक चला। सन 1712 के अंत में बंदा सिंह बहादुर को कुछ राहत मिली जब जहांदर शाह के भतीजे फर्रुख शेर ने बगावत कर दी और घेरे डालकर बैठी हुई सेना का ध्यान भटका। लेकिन बंदा सिंह मैदानी इलाकों की तरफ उतरने में समर्थ रहे और जैसे ही फर्रुख शेर बादशाह बना उसने पंजाब के इलाके में अब्दुल समद खान और उसके बेटे जकरिया खान को बंदा सिंह बहादुर को ख़त्म करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देकर पंजाब भेजा। अब्दुल समद खान की सैन्य टुकड़ियों ने बंदा सिंह से साडोरा और मुखलिसगढ़ छीन लिए। उनको हिमालय की पहाड़ियों में और पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और पंजाब में किसानों की बढ़ती ताकत को दबा दिया गया। इस काम के लिए अब्दुल समद और उसके बेटे जकरिया खान को दिल्ली बुलाया गया और भारी नामो इकराम से सम्मानित किया गया और फिर उनको राजस्थान में उठने वाले बगावती सुरों को कुचलने का काम भी सौंपा गया। इस वक्त बंदा सिंह पंजाब के सीन से लगभग गायब हो गए थे। उन्होंने अपना ठिकाना जम्मू से कुछ मील दूर एक जगह पर बनाया जिसको आज हम डेरा बाबा बंदा के नाम से जानते हैं। वहाँ पर उन्होंने अपनी 2 पत्नियों और बच्चों के साथ कुछ समय बिताया। इधर पंजाब में किसान नेता किसानों को संगठित करने के काम में लगातार जुटे हुए थे। इस खबर को पाकर एक बार फिर फर्रुख शेर ने अब्दुल समद खान को वहाँ सिखों को काबू करने के लिए भेजा। उसने 7000 सैनिकों की फौज के साथ किसानों पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले को विफल कर दिया गया। दोस्तों, इससे पता चला कि लोग दोबारा जुल्म का मुकाबला करने के लिए कितने बेचैन थे। फरवरी 1715 में बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों से टकराने के लिए एक बार फिर से मैदानों का रुख किया। अब्दुल समद खान ने उत्तर की तरफ बंदा सिंह का मुकाबला करने के लिए मुगलों, पठानों और राजपूत, जिनमें बुंदेला, कटोच और जसरोटा राजपूत थे, उन सब की सेना को इकट्ठा किया। खुशवंत सिंह कहते हैं कि बटाला के पास एक गांव में बंदा सिंह बहादुर ने बंकर खोदकर मोर्चाबंदी करने का काम शुरू किया, लेकिन इस काम के पूरा होने से पहले ही मुगल सेना वहां पहुंच गई और तोप खाने से बंदा सिंह की सेना पर हमला कर दिया। बंदा सिंह ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया। वो रण के मैदान में डटे रहे और अब्दुल समद खान को चकमा देते रहे। अब वो परेशान था क्योंकि बंदा सिंह के ज़बरदस्त जवाबी हमले के सदमे से तो उसकी सेना उबर गई थी, लेकिन अपनी सारी कोशिशों के बावजूद बंदा सिंह बहादुर पकड़ में नहीं आ रहे थे। वो एक स्थान पर दिखते, उसके बाद जवाबी हमला करके एकदम जंगल में गायब हो जाते। हालांकि इस लड़ाई में बंदा सिंह के अपने सिपाही भी मारे जा रहे थे और दुश्मन के सिपाहियों को भी काफ़ी बड़ी तादाद में अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। तो अब्दुल समद खान की परेशानी ये थी कि उसकी सेना को एक प्रकार से जीत कर भी जीत हासिल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लड़ाई में जीत तभी मानी जाती है दोस्तों जब आप या तो दुश्मन को मार डालें
या फिर उसको ज़िंदा पकड़ लें, और ये दोनों ही काम यहाँ पर नहीं हो रहे थे। अब बंदा उत्तर की तरफ बढ़े और पहाड़ों में गायब होने की बजाय वर्तमान गुरदासपुर शहर से कुछ मील ऊपर की तरफ, यानी गुरदासपुर से पहले ही दुश्मन की फ़ौज का सामना करने के लिए रुक गए, और उन्होंने वहाँ से होकर गुजरने वाली एक बड़ी नहर को तोड़ दिया, जिससे पानी तेज़ी से आसपास के इलाके में फैल गया और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। इस पूरी कार्यवाही के पीछे उनका मकसद ये था कि दुश्मन की तोपों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। कहते हैं कि उनका ये फैसला उनकी हार में निर्णायक साबित हुआ। ये तो सही था कि मुग़लों का तोपखाना बंदा सिंह की तरफ आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन साथ साथ जो सबसे बुरा हुआ वो ये कि उनके भोजन और रसद की आपूर्ति भी बंद हो गई। अब्दुस समद खान इस स्थिति को समझ गया और उसने बंदा की मौजूदगी वाले स्थान को बाढ़ आने से जो एक छोटे द्वीप जैसा नज़र आ रहा था उसको चारों तरफ से घेर लिया और धैर्यपूर्वक इस बात का इंतज़ार करने लगा कि कब बंदा सिंह और उसके साथी भूख से आहत होकर आत्मसमर्पण करें। घेराबंदी लगातार चलती जा रही थी। बंदा सिंह के लोगों द्वारा रसद सामग्री यानी खाने पीने के सामान को लाने के लिए समय समय पर बाहर निकलकर और घेरा तोड़कर जाने की कोशिशें की जाती थी, और मुग़लों के द्वारा उनकी सुरक्षा के घेरे का सही अंदाज़ा लगाने के प्रयास किए जाते थे। मुग़ल सेना की तरफ से एक प्रत्यक्षदर्शी जिसने अपनी आंखों से इन सारी घटनाओं को देखा था बताता है कि हर रोज़ दिन में 2 या 3 बार ऐसा होता था। उसके शब्दों में बता रहा हूँ आपको कि 40 या 50 काले चेहरों वाले काफिर अपने पशुओं के लिए घास इकट्ठा करने के लिए अपने बाड़े से बाहर निकलते, और जब मुग़ल सैनिक उनको रोकते तो अपने तीरों, बंदूकों और छोटी तलवारों से उनको मौत के घाट उतार देते थे और फिर से गायब हो जाते थे। इस तरह सिखों के इन अद्भुत साहसिक कार्यों के कारण मुग़ल सैनिक अल्लाह से प्रार्थना करने लगे कि बंदा सिंह इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएं, क्योंकि वो यहाँ पर लगातार रहकर परेशान हो चुके थे। दिल्ली की ओर से सेना की ओर टुकड़ियाँ वहाँ पहुँची और उस घेरे को और भी मजबूत कर दिया गया। मुग़ल बंदा सिंह की जादुई शक्तियों से इतने डरे हुए थे कि उनके किले से निकलने वाली बिल्लियों और कुत्तों तक को ये समझकर मार दिया जाता था कि कहीं बंदा सिंह खुद या उनके आदमी बिल्ली कुत्तों के रूप में यहाँ से निकलकर भाग ना जाएं। दोस्तों, अब तक बंदा सिंह बहादुर के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे, और हिस्ट्री ऑफ द सिक्स में खुशवंत सिंह कहते हैं कि भूख से उन लोगों की ये हालत हो चुकी थी कि उनको अपने घोड़े, खच्चर और यहाँ तक कि जिसे वो मारना वर्जित समझते थे, बैलों तक को मारकर खाना पड़ रहा था। उनके पेट खराब होने लगे, पेचिश महामारी बनकर फैलने लगी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके अपने साथियों में बगावत के सुर उठने लगे। उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले बाबा विनोद सिंह ने वहाँ से इकट्ठे होकर और एक साथ मिलकर भाग जाने और बाकी किस्मत और गुरु महाराज पर छोड़ने का सुझाव दिया। बंदा सिंह ने कुछ दिन और रुककर इंतज़ार करने का उनसे अनुरोध किया, लेकिन उनकी बात का आखिर उल्लंघन हो गया और बाबा विनोद सिंह अपने कुछ साथियों के साथ रात के अंधेरे में मुग़लों की फ़ौज के अंदर से रास्ता बनाते हुए पहाड़ों की तरफ चले गए। बंदा सिंह अभी भी डटे हुए थे। इस घेरे को पूरे 8 महीने हो चुके थे। अब किसी के अंदर भी तलवार या भाला चलाने की हिम्मत नहीं बची थी। आखिरकार अब्दुस समद खान के इस आश्वासन पर कि वो उनकी तरफ से बादशाह से बात करेगा और उनकी माफ़ी के लिए पूरा जोर लगा देगा, बंदा सिंह बहादुर ने 17 दिसंबर 1715 को अपने हथियार डाल दिए, और अब अब्दुस समद खान ने अपना असली रंग दिखाया। जो वादा किया था कि आत्मसमर्पण के बाद बादशाह से माफ़ी की बात की जाएगी, वो झूठ निकला। उस धोखेबाज ने वहीं पर तुरंत लगभग 200 कैदियों को मौत के घाट उतार दिया, और उस बड़े मैदान में खून ही खून नजर आ रहा था। दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर के दोनों हाथों को दोनों ओर से 2-2 सैनिकों ने जकड़ लिया था। उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, उनके गले में लोहे का मजबूत फंदा डाल दिया गया, और उनके साथियों को एक बड़े लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। दूसरे कैदियों को भी इसी तरह से गर्दन, हाथ और पैरों के चारों ओर लोहे की जंजीरों से जकड़कर मुगल फौज के बीच में रखा गया। बंदियों को दिल्ली लेकर जाने वाला जकरिया खान रास्ते में पड़ने वाले गांव में सिखों को तब तक पकड़कर बंदी बनाता रहा जब तक उसकी 700 बैलगाड़ियां कटे हुए सिरों से नहीं भर गईं, और इसके अलावा 700 से भी ज़्यादा जिंदा कैदी नहीं हो गए। किताब हिस्ट्री ऑफ द सिक्स के पेज नंबर 111 पर लिखा गया कि वो रक्त रंजित कारवां सरहिंद से होकर गुजरा था दोस्तों, और फरवरी 1716 के अंत में दिल्ली पहुंचा। वहां पहुंचकर बंदियों को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। बंदा सिंह को उनके राजशाही के लिए दिखावे का मजाक उड़ाने के लिए सोने की जरीदार पोशाक पहनाई गई। दूसरे सिख योद्धाओं के सिरों पर मजाक उड़ाने वाली टोपियां रखी गईं, और उनके बगल में लगभग 2000 सिखों के सिर अपने भालों पर टांगे हुए मुगल सैनिक चल रहे थे। इस पूरे दृश्य का वर्णन वहां मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार इस प्रकार किया गया कि वो अभागे कैदी जो इस जुल्म को सहने की आखिरी सीमा तक पहुंच गए थे, अपने भाग्य से काफ़ी खुश थे और संतुष्ट नजर आ रहे थे।
उनके चेहरे पर निराशा और विनम्रता का ज़रा सा भी निशान नज़र नहीं आ रहा था दोस्तों। असल में उनमें से ज़्यादातर जब ऊँटों पर सवार होकर गुजर रहे थे तो खुश और प्रसन्न लग रहे थे, खुशी से अपने धर्म ग्रंथ के पवित्र दोहे और भजन गा रहे थे। और अगर बाज़ारों और गलियों में से कोई उनको पुकार कर कहता कि तुम्हारी अपनी क्रूरता और आदतों ने तुम्हारी ये हालत कर दी है, तो वो तुरंत जवाब देते कि उस सर्वशक्तिमान की इच्छा है और हमारी जीत और ये दुर्भाग्य भी उसकी इच्छा से ही हुआ है। और फिर अगर किसी ने कहा कि अब तुम सबको मार डाला जाएगा, तो वो चिल्ला कर कह रहे थे, मार डालो हमें, हम मौत से कब डरे हैं। उसके बाद 5 मार्च 1716 को फांसी की प्रक्रिया शुरू हो गई और 1 सप्ताह तक चलती रही। हजारों नागरिकों के बीच में ये फांसियां दी जाती थी। 3 महीने तक बंदा सिंह बहादुर को लगातार टॉर्चर किया गया, इस उम्मीद में कि उनसे उनके द्वारा जमा की गई संपत्ति के बारे में कोई सुराग मिलेगा। आखिरकार रविवार 19 जून 1716 को उन्हें उनके 4 साल के बेटे, 5 कमांडरों और सिख कैदियों के एक अन्य जत्थे के साथ शहर से 11 मील दूर महरौली की सड़कों पर एक बार फिर से घुमाया गया। मौत से पहले बंदा सिंह बहादुर को माफ़ी की पेशकश की गई, इस शर्त पर कि वो अपना धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर लें। सोहन सिंह बंदा द ब्रेव में लिखते हैं कि अफसोस वो शेर पिंजरे में है जिसकी दहाड़ से बड़े बड़े योद्धा भयभीत हो जाते थे और जिसका एक उद्घोष युद्ध में दुश्मन के सारे प्रयासों को विफल कर देता था। उस समय के मुग़ल बादशाह फ़र्रुख सियर ने जब खुद बंदा सिंह बहादुर से पूछा कि किस तरह की मौत मरना चाहोगे, तो बंदा सिंह का जवाब था, ठीक उसी तरह से महामहिम जिस तरह की मौत आप अपने लिए चाहोगे। भाई ज्ञान सिंह बताते हैं कि फिर कैसे ही भविष्यवाणी अक्षरशः ऐसे ही पूरी हुई जब फ़र्रुख सियर डर कर भागते हुए अपने घोड़े से गिर गया और उसका एक पैर रकाब में फंस गया। तब उस भयभीत घोड़े के द्वारा उसे सड़क पर तब तक घसीटा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। आगे सोहन सिंह कहते हैं कि भयानक और शैतानी बड़े टॉर्चर के बाद बंदा सिंह के 4 साल के बेटे को उनकी गोद में बिठाया गया और उनके खुद के हाथ में चाकू दिया गया और बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो सपाट थे। उन्होंने बच्चे के शरीर में चाकू घोंप दिया। बंदा के शरीर को लाल गरम सलाखों से गोद दिया गया, एक एक करके उनके नाखूनों को निकाला गया और फिर हाथी के पैरों से बांधा गया और घसीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार एक इंसान जिसने सबसे पहले दुनियादारी को छोड़कर एक सन्यासी का जीवन चुना और आश्रम बनाकर एकांत में जीवन बिताने का फैसला किया, जिसने अपने गुरु के आशीर्वाद से शोषित और दबे कुचले किसानों को हथियार उठाने की प्रेरणा देते हुए शांतिवाद और एकांत जीवन दोनों का त्याग कर दिया, और फिर जिसका अंत इस निर्दयता से किया गया, भाग्य के इस क्रूर खेल की कहानी बंदा सिंह बहादुर नाम के इस महान सेनापति और योद्धा के साथ ही ख़त्म हो गई।